कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक जेल के बहुत सारे कैदियों को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें जेल के अंदर एक गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है और पॉल इस वक्त वॉशरूम में होता है और वॉशरूम में यूरिन करते हुए हम पॉल के चेहरे पर बहुत ज्यादा तकलीफ को देखते हैं क्योंकि पॉल को यूरिन वाली जगह में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से पॉल को पेशाब करने में बहुत ही तकलीफ होती थी। तभी उसका साथी वॉशरूम का दरवाजा नॉक करके पॉल से कहता है कि जल्दी बाहर आओ क्योंकि जेल में एक नया कैदी आने वाला है। ये सुनकर पॉल जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर बाहर आता है। वहीं बाहर जेल में नया आने वाला कैदी गाड़ी से उतरता है और यहाँ एक दूसरा गार्ड जिसका नाम पर्सी है वो उस नए आने वाले कैदी को पकड़कर जेल के अंदर लेकर आने लगता है। साथ ही पर्सी बार बार चिल्लाकर कहता है कि यह कैदी जल्दी ही मरने वाला है क्योंकि इसे मौत की सजा मिली है। दरअसल पर्सी बहुत ही घटिया इंसान है जो दूसरों को तकलीफ में देखकर बहुत खुश होता है और वो हमेशा कैदियों को परेशान करता रहता है। लेकिन इस बार पर्सी जिस कैदी को परेशान कर रहा था वो कैदी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और 7 फुट लंबा था। इसके बाद उस कैदी को जेल के अंदर लाया जाता है और यहाँ पॉल और बाकी गार्ड्स उस नए कैदी की हाइट और बॉडी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि यह कैदी साइज में बहुत ही बड़ा होता है। अब यहाँ पॉल उस कैदी से उसका नाम पूछता है जिस पर वो कैदी बताता है कि मेरा नाम जॉन कॉफी है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह कैदी साइज में तो काफी बड़ा है लेकिन यह एक बहुत ही डरपोक इंसान है। उसका दिमाग एक छोटे 5 साल के बच्चे की तरह है। अब यहाँ वो कैदी पॉल से पूछता है कि यहाँ पर रात को लाइट तो बंद नहीं होती क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये सुनकर पॉल ने उसे बताया कि परेशान मत हो, यहाँ की लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। इसके बाद पॉल वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले जॉन पॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं और पॉल को हाथ मिलाने से मना करते हैं लेकिन पॉल उसके साथ हाथ मिला लेता है और जॉन उसे कुछ भी नहीं करता और यह देखकर सभी गार्ड्स हंसने लगते हैं क्योंकि शुरू में इन्हें लग रहा था कि जॉन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है लेकिन जॉन तो एक बहुत ही शरीफ आदमी निकला। अब यहाँ सभी गार्ड्स के जाने से पहले जॉन रोते हुए कहता है कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। अब जॉन की यह बात पॉल को समझ नहीं आती और पॉल सीधा अपने ऑफिस में आता है और अपने साथियों से कहता है कि एक ऐसे इंसान को मौत की सजा मिली है जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और वो एक बिल्कुल सीधा साधा इंसान है। अब यहाँ पॉल जॉन की फाइल देखता है जिससे हमें जॉन कॉफी के जेल में आने की वजह पता चलती है। दरअसल एक घर से 2 बच्चियां अचानक से गायब हो जाती हैं। अब उन 2 बच्चियों का बाप कुछ पुलिस ऑफिसर और गांव वालों के साथ मिलकर अपनी बेटियों को ढूंढने लगता है और जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ जॉन कॉफी की गोद में उन दोनों लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी और जॉन बार बार यही चिल्ला रहा था कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। अब यहाँ सभी लोगों को लगा कि जॉन ने ही इन 2 बच्चियों को मारा है, इसीलिए 2 लड़कियों की मौत के जुर्म में जॉन को मौत की सजा हुई। अगले दिन पॉल और उसका एक साथी इलेक्ट्रिकल चेयर को साफ करने लगते हैं क्योंकि आज एक कैदी को मौत की सजा दी जाएगी और उस कैदी को इस इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठाकर करंट शॉक देकर मारा जाएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस जेल में सिर्फ उन कैदियों को लाया जाता है जिन्हें मौत की सजा मिली होती है। अब यहाँ पॉल इलेक्ट्रिकल चेयर साफ करते हुए उसे बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और पॉल जब बाहर आकर देखता है तो पॉल को पता चलता है कि इनका अपना ही साथी एक चूहे को देखकर हंस रहा है क्योंकि वो चूहा गार्ड से बिना डरे इनके सामने आता है और यहाँ वो गार्ड उस चूहे को बिस्किट का एक छोटा सा टुकड़ा देता है और वो चूहा बिस्किट के टुकड़े को उठाकर सीधा काल कोठरी में चला जाता है। यह देखकर यह तीनों डर जाते हैं कि कहीं यह चूहा जेल में छेद न कर दे और फिर उस छेद को बड़ा करके कोई कैदी वहाँ से भाग ना जाए, इसलिए यह लोग चूहे को पकड़ने के लिए काल कोठरी का सारा सामान बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन सारा सामान निकालने के बाद इन्हें चूहा नहीं मिलता। ये देखकर ये तीनों एक दूसरे पर हंसने लगते हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर एक चूहे को पकड़ नहीं सके और अगले ही दिन वो चूहा दोबारा से इनके सामने आता है और इस बार इनके साथ पर्सी भी होता है। अब यहाँ एक गार्ड उस चूहे को रोटी का टुकड़ा फेंक कर खिलाता है लेकिन पर्सी उस चूहे को मारने के लिए अपनी छड़ी फेंकता है पर वो चूहा खुद को बचा लेता है। इसके बाद पर्सी उस चूहे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है लेकिन वो चूहा इतनी आसानी से पर्सी के हाथ कहाँ आने वाला था और फिर वो चूहा पर्सी को काफी देर तक भगाने के बाद फिर से काल कोठरी में चला जाता है। यह देखकर पर्सी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चूहे को पकड़ने के लिए काल कोठरी का सामान बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर पॉल और उसका साथी भी आ जाते हैं। अब यहाँ पॉल का साथी पर्सी को समझाता है कि कल हम लोगों ने भी यही किया था लेकिन आखिर में हमें यह चूहा नहीं मिला। तब पर्सी उसकी बात नहीं सुनता और कमरे का सारा सामान बाहर निकाल देता है लेकिन वो चूहा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता और उसकी सारी मेहनत भी बेकार हुई। ऊपर से जो सामान उसने काल कोठरी से बाहर निकाला था वो अब उसे वापस रखना पड़ेगा। अब यहाँ गुस्से में पर्सी सामान अंदर फेंकने लगता है। ये देखकर एक गार्ड पर्सी को समझाता है कि तुम्हारे इस शोर की वजह से कैदी परेशान हो रहे हैं इसलिए आराम से सामान को अंदर रखो। ये सुनकर पर्सी गुस्सा हो जाता है और वो उस गार्ड से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर वो गार्ड पर्सी को गले से पकड़कर सामने की दीवार से चिपका देता है। तब पर्सी उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। ये सुनकर वो गार्ड पर्सी को छोड़ देता है। दरअसल पर्सी इस शहर के गवर्नर की बीवी का भतीजा है जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहा है। जब भी कोई पर्सी के साथ बदतमीजी करता है तब वो गवर्नर को उस आदमी की शिकायत करके उसे नौकरी से निकलवा देता है।
देता है। यही वजह है कि हर एक गार्ड अपनी नौकरी को बचाने के लिए पर्सी से दूरी रखता है। अगले दिन जब पॉल काम कर रहा था तो उसे कैदियों के सेल में से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अब पॉल जब अपने साथियों के साथ वहां जाता है तो वो देखता है कि वो चूहा जिसे हम पिछले कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो तो एक कैदी जिसका नाम डेल है, उसके कंधे पर बैठकर खेल रहा है। यहाँ डेल उस चूहे को पाकर बहुत खुश होता है और वो गार्ड से कहता है कि इस चूहे को मैंने अपना पालतू बना लिया है। ये चूहा मेरी हर एक बात मानता है। अब अपनी बात को साबित करने के लिए डेल एक रोल को कुछ दूरी पर फेंकता है और फिर वो चूहा उस रोल को वापस डेल के पास ले आता है। साथ ही डेल बताता है कि इस चूहे का नाम मैंने मिस्टर जिंगल्स रखा है। वहीं पास के सेल में खड़ा जॉन डेल से कहता है कि तुम्हारा चूहा बहुत ही समझदार है। अब कुछ देर बाद जेल का वार्डन पॉल को अपने ऑफिस में बुलाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वार्डन और पॉल के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। वार्डन पॉल को बताता है कि जेल में एक नया कैदी आने वाला है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने चोरी करते वक्त 3 लोगों को मार दिया है, इसलिए हमें जेल की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। अब यहाँ पॉल देखता है कि वार्डन बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब पॉल वार्डन से परेशानी की वजह पूछता है, जिस पर वार्डन पॉल से कहता है कि मेरी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिस वजह से मेरी वाइफ जल्द ही मरने वाली है, क्योंकि वो ट्यूमर मेरी वाइफ को ऐसी जगह पर हो गया है जहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ये सब बताते हुए वार्डन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और पॉल से कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी पत्नी को किस मुंह से बताऊं कि तुम मरने वाली हो। अगले दिन पॉल दरवाजे पर नए आने वाले खतरनाक कैदी का इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम विलियम है, लेकिन इसी दौरान पॉल को अपने यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से तकलीफ होने लगती है और उसे खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। ये देखकर पास के सेल में खड़ा जॉन कॉफी पॉल को आवाज देकर उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन पॉल को अब नए आने वाले कैदी को हैंडल करना था, इसलिए पॉल जॉन कॉफी के पास नहीं जाता। तब जॉन कॉफी पॉल से कहता है कि संभल कर रहना। अब जब उस कैदी को जेल के अंदर लाया जाता है तो वह अचानक एक गार्ड पर हमला कर देता है और यह देखकर पॉल दर्द की हालत में गार्ड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो कैदी पॉल को सीधा उस जगह पर घुटना दे मारता है जहाँ पर पॉल को पहले से तकलीफ हो रही थी और अब दर्द की वजह से पॉल वहीं पर गिरकर तड़पने लगता है। लेकिन फिर वो किसी तरह करके हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और वो उस नए कैदी जिसका नाम विलियम है उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन विलियम उस दूसरे गार्ड को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं पास में पर्सी भी खड़ा होता है, लेकिन डर के मारे पर्सी विलियम को हाथ तक नहीं लगाता और यहाँ हमें पता चलता है कि पर्सी घटिया होने के साथ साथ एक डरपोक इंसान भी है। अब तभी वहां पर एक दूसरा गार्ड आता है और वो दूसरा गार्ड पर्सी से स्टिक छीनकर विलियम पर वार करता है और फिर वह विलियम से गार्ड को छुड़ाकर विलियम को सेल में डाल देता है। अब सब कुछ कंट्रोल में आने के बाद सारे गार्ड्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन पॉल वहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द से वह नीचे जमीन पर लेट जाता है। लेकिन तभी उसे दोबारा जॉन कॉफी की आवाज आई और जॉन उससे कहता है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अब यहाँ पॉल जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और जॉन कॉफी के सेल के पास चला जाता है। तभी जॉन उसे पकड़कर खुद की तरफ खींचता है और फिर जॉन पॉल की उस जगह पर हाथ रखता है जहाँ पर उसे इन्फेक्शन था। अब यहाँ पॉल खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जॉन ने उसे काफी मजबूती से पकड़ रखा था और तभी सेल के अंदर लगे बल्ब की रोशनी बढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो रोशनी इतनी बढ़ने लगती है कि अचानक वह बल्ब टूट जाता है। इसके बाद जॉन पॉल के प्राइवेट जगह से अपना हाथ हटाता है और यहाँ पॉल महसूस करता है कि कुछ मिनट पहले जिस प्राइवेट पार्ट में उसे दर्द हो रहा था वो दर्द अचानक पूरी तरह से गायब हो गया है। वहीं सेल के अंदर बैठा जॉन कॉफी जोर से खांसने लगता है और तभी उसके मुंह से अजीब तरह की राख निकलती है जो हवा में घुलकर गायब हो जाती है। तब यहाँ पॉल उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ यह क्या किया, मैं अचानक ठीक कैसे हो गया, जिस पर जॉन कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है। ये कहकर जॉन सो जाता है। अब पॉल जब वॉशरूम जाता है तो पेशाब करते हुए पॉल को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और पिछले कई महीनों बाद बिना दर्द के यूरिन करके पॉल सुकून की सांस लेता है। अब यहाँ पॉल जॉन के बारे में सोचने लगता है कि जॉन ने आखिर ये सब कैसे किया, क्योंकि जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे वो काम जॉन ने चुटकियों में कर दिया। इसलिए पॉल अब जॉन के बारे में जानने के लिए सीधा जॉन के लॉयर के पास जाता है, क्योंकि पॉल समझ गया था कि इतना अच्छा इंसान कभी भी किसी बच्चे को नहीं मार सकता, जरूर जॉन को फंसाया जा रहा है। अब लॉयर के पास पहुंचने के बाद पॉल उस वकील से जॉन के बारे में पूछता है कि जॉन आखिर कौन है और वो कहाँ से आया है। तब जॉन का वकील उसे बताता है कि उस दिन से पहले जॉन कॉफी को कभी नहीं देखा गया। जॉन को पहली बार जंगल में लोगों ने उन 2 लड़कियों की डेड बॉडीज के साथ देखा। इसके अलावा किसी को नहीं पता कि जॉन कौन है और कहां से आया। अब ये सब सुनकर पॉल घर चला जाता है, लेकिन उसका जो यूराइनल प्रॉब्लम जॉन ने ठीक किया था
उस वजह से पॉल जॉन से काफी खुश था। इसलिए अगले दिन पॉल जॉन के लिए अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना लेकर आता है, जिसे खाकर जॉन काफी खुश होता है। वहीं पास वाले सेल में खड़ा खतरनाक कैदी विलियम भी पॉल से कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा खाना दो, लेकिन पॉल उसे खाना देने से इनकार कर देता है। यह देखकर विलियम गुस्सा हो जाता है और वो पॉल के मुंह पर थूक देता है, लेकिन पॉल उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जब पर्सी पॉल के सेल के सामने से गुजर रहा होता है, तभी विलियम पर्सी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। ये देखकर पर्सी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। अब यहाँ पॉल पर्सी को विलियम से बंदूक की नोक पर छुड़ा देता है और फिर विलियम को यह लोग काल कोठरी में डाल देते हैं। वहीं पैंट में टॉयलेट करने की वजह से पर्सी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और यहाँ डेल नाम का कैदी पर्सी पर जोर जोर से हंसने लगता है और पर्सी के पैंट में पेशाब करने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। ये देखकर पर्सी बहुत गुस्सा हो जाता है और डेल से कहता है कि मेरी इस इंसल्ट का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। अब इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन डेल की सजाए मौत का दिन आ जाता है, लेकिन डेल को अपनी मौत की इतनी टेंशन नहीं होती जितना वो अपने चूहे मिस्टर जिंगल्स के लिए परेशान हो रहा होता है। डेल सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद मिस्टर जिंगल्स का कौन ध्यान रखेगा। तब यहाँ एक गार्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे चूहे को सर्कस में भेज देंगे, जहाँ यह अपना टैलेंट लोगों को दिखाकर खुश रहेगा। और तभी वो चूहा सेल से बाहर निकल जाता है और जब वो चूहा हॉल में घूम रहा होता है, तभी पर्सी आकर उस चूहे को अपने पैर से कुचल देता है और पर्सी वहाँ से ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब यहाँ डेल अपने चूहे को मरा हुआ देखकर जोर से चीखने लगता है और यहाँ पर्सी डेल को रोता हुआ देखकर खुश होता है। दरअसल पर्सी ने पिछले दिन की बेइज्जती का डेल से बदला लेने के लिए उसने चूहे को मार डाला। वहीं डेल चूहे को मरा हुआ देखकर रो रहा होता है और यह सब पास के सेल में खड़ा जॉन देख रहा होता है और जॉन को डेल पर तरस आ जाता है। इसलिए वो पॉल से कहता है कि चूहे को मेरे हाथ में लाकर दो और फिर पॉल चूहे को उठाकर जॉन के हाथ में थमा देता है। इसके बाद जॉन उस चूहे को अपने हाथों में बंद करके उसे फूंक मारता है और देखते ही देखते उसके हाथों में रोशनी जलने लगती है और फिर उसके मुंह से दोबारा पहले की तरह राख निकलती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए और अगले ही पल वो चूहा दोबारा से जिंदा होकर डेल के पास चला जाता है। अब यहाँ सभी गार्ड्स परेशान थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हम कोई सपना देख रहे हैं या फिर ये सब कुछ सच में हुआ। इसके बाद पॉल सीधा पर्सी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इतने कमजोर हो कि एक चूहे को भी नहीं मार सके। ये सुनकर पर्सी कहता है कि मजाक मत करो, मैंने उस चूहे को अपने पैर से कुचलकर मार दिया है। अब जब पर्सी पॉल की बात को सच नहीं मान रहा होता है तो पॉल उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाओ डेल के सेल में खुद जाकर देखो। अब जब पर्सी डेल के सेल के पास आता है तो वो देखता है कि सच में चूहा अभी भी जिंदा है। वहीं अब डेल की मौत की सजा का वक्त आ जाता है और फिर डेल को करंट वाली कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और इस बार डेल की मौत की सजा का इंचार्ज पर्सी को बनाया गया था। दरअसल पर्सी ने यह वादा किया था कि अगर मुझे किसी की मौत की सजा का इंचार्ज बना दिया जाए तो मैं इस जेल से अपना ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह ड्यूटी करने चला जाऊंगा, जिसके लिए पर्सी ने एक मेंटल हॉस्पिटल में ड्यूटी देने के लिए अप्लाई कर भी दिया है। अब यहाँ जिस आदमी को मौत की सजा मिलनी होती है उसके सिर पर एक गीला स्पंज रख दिया जाता है ताकि करंट तेजी से उसके दिमाग में जाए और उसकी मौत जल्दी हो जाए और उस आदमी को ज्यादा देर तक तकलीफ न झेलनी पड़े। लेकिन यहाँ पर्सी जानबूझकर डेल के सिर पर सूखा हुआ स्पंज रख देता है और फिर लीवर खींचकर डेल को करंट दिया जाता है। यहाँ डेल दर्द के मारे जोर से चीखने लगता है और तभी पॉल की नजर बाल्टी पर पड़ती है, जहाँ उसे बाल्टी के आसपास पानी के निशान दिखाई नहीं देते, जिससे पॉल समझ जाता है कि पर्सी ने सूखा स्पंज डेल के सिर के ऊपर रख दिया है, जिससे डेल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो जल्दी नहीं मर रहा। लेकिन अब पॉल भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी और यहाँ काफी देर तक तड़पने के बाद डेल एक बहुत ही दर्दनाक मौत से मारा जाता है। डेल की इस दर्दनाक मौत के बाद पॉल बहुत गुस्से में पर्सी को पकड़ता है और उसे धमकी देता है कि तुमने वादा किया था कि अगर तुम किसी को मौत की सजा दे दो तो तब तुम यहाँ इस जेल से ट्रांसफर लेकर मेंटल हॉस्पिटल में गार्ड की ड्यूटी करने चले जाओगे, इसलिए अब जल्द ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अगर तुम इस जेल को छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा कि जब विलियम ने हमारे ऊपर हमला किया था तो तुमने अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं की और तुम डर के मारे कांप रहे थे, इसलिए तुम एक गार्ड बनने के लायक नहीं हो। साथ ही मैं लोगों को तुम्हारी यह बात भी बता दूंगा कि जब विलियम ने तुम्हें गले से पकड़ा था तब तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी। ये सुनकर पर्सी पॉल के सामने तो इस जेल को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके मन में इस जेल को छोड़ने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। अब यहाँ पॉल जैसे ही जॉन कॉफी के सेल के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि जॉन रो रहा है। तब पूछने पर जॉन बताता है कि मैं डेल के दर्द को महसूस कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और साथ ही मिस्टर जिंगल्स ने भी उसके दर्द को महसूस किया, इसलिए वह चूहा यहाँ से भाग गया। अब यहाँ तो पॉल जॉन से कुछ नहीं कहता, लेकिन घर जाकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि डेल की मौत की वजह से उसे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। और अगले दिन पॉल पर्सी को छोड़कर
अपने सभी साथियों को अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाता है और कुछ देर नाश्ते की टेबल पर बात करने के बाद पॉल जॉन कॉफी की बात छेड़ लेता है कि कैसे उसने हमारी आंखों के सामने एक मरे हुए चूहे को जिंदा कर दिया था। और साथ ही पॉल अपने साथियों को यह भी बताता है कि मेरा यूरिनल इन्फेक्शन भी जॉन ने ठीक कर दिया है। अब यहाँ पॉल मुद्दे की बात पर आते हुए अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी को पता है कि वार्डन की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी बीमारी को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसका ब्रेन ट्यूमर बहुत ही बड़ा है, इसलिए अब वो जल्द ही मरने वाली है, जिस वजह से वार्डन बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा है। इसलिए हमें वार्डन की मदद करनी चाहिए और एक बंदा है जो वार्डन की वाइफ की बीमारी को ठीक कर सकता है और वो है जॉन कॉफी। ये सुनकर पॉल के सभी साथी इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर यह लोग प्लान बनाते हैं कि रात को जब सभी कैदी सो रहे होंगे तब हम लोग जॉन को रात के वक्त वार्डन के घर पर लेकर जाएंगे ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि कोई कैदी जेल से बाहर गया है। अब इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क था क्योंकि अगर यह लोग पकड़े जाते तो इनकी नौकरी जा सकती थी, लेकिन यह लोग इस रिस्क को अपने सिर पर ले लेते हैं और फिर यह लोग प्लान के मुताबिक अगली ही रात बियर की कुछ बॉटल्स जेल में लेकर आते हैं और मजे से पीने लगते हैं। तब यहाँ पास के सेल में खड़ा विलियम पॉल से कहता है कि मुझे भी एक बियर की बॉटल दे दो, लेकिन पॉल उसे बियर देने से इनकार कर देता है। तब विलियम बार बार पॉल से रिक्वेस्ट करता है और फिर पॉल एक ग्लास में बियर लेकर विलियम के सेल के करीब जाता है जिसमें पहले से नींद की दवाई मिलाई गई थी। अब यहाँ पॉल विलियम से कहता है कि मैं तुम्हें यह बियर दे दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम किसी को भी नहीं छेड़ोगे। विलियम फौरन मान जाता है कि मैं आज के बाद किसी को भी नहीं तंग करूंगा और फिर यहाँ पॉल विलियम को थोड़ा और परेशान करके उसे बियर दे देता है जिसे विलियम बिना कुछ सोचे समझे पी जाता है और फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद विलियम गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद यह लोग पर्सी को पकड़कर जबरदस्ती उसे कैदियों के कपड़े पहनाते हैं और फिर पर्सी के हाथ बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं जिससे अब पर्सी चिल्ला नहीं सकता था। इसके बाद ये लोग पर्सी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं ताकि जॉन को बाहर ले जाने के बाद लोगों को लगे कि जॉन काल कोठरी में बंद है। और अब सारी चीजें कंट्रोल में आने के बाद ये लोग जॉन को सेल से निकालकर बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी विलियम होश में आ जाता है और वो जॉन के हाथ को पकड़ लेता है। अब सिर्फ विलियम जॉन के हाथ को पकड़ने से जॉन डर के मारे कांपने लगता है, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि विलियम कितना ज्यादा घटिया इंसान है। लेकिन यहाँ जल्द ही पॉल विलियम का हाथ जॉन के बाजू से छुड़ा देता है और विलियम फिर से बेहोश हो जाता है। अब जेल से बाहर निकलने के बाद जॉन जब खुले आसमान को देखता है तो वो तारों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो जमीन से घास निकालकर मिट्टी को सूंघने लगता है जैसे वो मिट्टी से बात कर रहा हो। अब जॉन को गाड़ी में बिठाने के बाद पॉल जॉन से पूछता है कि तुम जानते हो कि हम तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिस पर जॉन ने जवाब दिया कि एक औरत की मदद करने के लिए। ये सुनकर पॉल जॉन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तब जॉन जवाब देता है कि मुझे यह नहीं पता कि मैं यह सब कैसे जानता हूँ। अब कुछ देर बाद यह लोग वार्डन के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और यहाँ वार्डन बंदूक लेकर घर से बाहर आता है क्योंकि उसे लगा कि शायद मेरे घर चोर घुस आए हैं। लेकिन पॉल को देखकर वार्डन शांत हो जाता है और जब वार्डन की नजर जॉन पर पड़ती है तो वार्डन जॉन पर बंदूक तान देता है क्योंकि जॉन एक कैदी है और उसका इस तरह से जेल से बाहर निकलना मना है। लेकिन यहाँ पॉल वार्डन को समझाता है कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अब पॉल के वार्डन को पूरी बात समझाने के बाद वार्डन जॉन को अपने घर के अंदर जाने देता है जहाँ वार्डन की वाइफ बेड पर लेटी हुई थी और बीमारी के चलते वह अपना दिमागी संतुलन खोकर उल्टी सीधी बातें कर रही थी। तब यहाँ जॉन वार्डन की वाइफ के करीब जाता है और वार्डन की वाइफ जॉन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर जॉन ने कहा कि मेरा नाम जॉन कॉफी है, पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी अलग है। अब यहाँ जॉन अपना मुंह वार्डन की वाइफ के करीब करता है। अब देखते ही देखते घर की सारी लाइट्स की रोशनी बढ़ने लगती है और फिर जॉन वार्डन की वाइफ की बॉडी की सारी बीमारी अपनी बॉडी में खींच लेता है और यह चमत्कार तीनों गार्ड्स और वार्डन अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। अब यहाँ वार्डन की वाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वार्डन अपनी वाइफ को गले लगा लेता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार जॉन के मुंह से वो राख बाहर नहीं निकलती, जिससे जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यानी कि अब वार्डन की वाइफ की बीमारी जॉन की बॉडी में आ चुकी थी। वहीं वार्डन की वाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी और उसे बीमारी का पता चलने के बाद से कुछ भी याद नहीं था। अब यहाँ वार्डन की वाइफ दोबारा जॉन से उसका नाम पूछती है, लेकिन इससे पहले कि जॉन वार्डन की वाइफ को अपना नाम बता पाता तब खुद ही वार्डन की वाइफ ने कहा कि जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी अलग है। अब वो जॉन के पास आई और कहा कि मैंने एक सपना देखा जहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन तुम एक रोशनी बनकर मेरे पास आए और तुमने मुझे बचा लिया। अब जॉन के जाने से पहले वार्डन
वार्डन की वाइफ अपने गले की चेन उतारकर जॉन को पहनाती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद गार्ड्स जॉन को वापस जेल ले जाने लगते हैं, लेकिन अब जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और फिर गार्ड्स जैसे तैसे करके जॉन को वापस सेल में बिठा देते हैं। अब जॉन को सेल में बिठाने के बाद ये लोग पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अब पर्सी को पता चल चुका था कि यह लोग जॉन को जेल से बाहर लेकर गए थे। इसलिए पर्सी कहता है कि मैं अब शहर के गवर्नर को बता दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे बांधकर काल कोठरी में रखा और फिर तुम लोग जॉन को जेल से बाहर कहीं पर लेकर चले गए। ये सुनकर सभी गार्ड्स घबरा जाते हैं क्योंकि इन सभी को अपनी नौकरी के जाने का डर था। इसलिए यह लोग पर्सी से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम हमारी कंप्लेंट मत करना, लेकिन पर्सी इनकी बात नहीं सुनता और गवर्नर को इनकी शिकायत करने वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही पर्सी जॉन के सेल के सामने से गुजर रहा होता है, तभी जॉन पर्सी को पकड़कर खुद की तरफ खींचता है और फिर जॉन वार्डन की वाइफ की बीमारी अपने मुंह के जरिए पर्सी की बॉडी में डाल देता है, जिससे पर्सी की हालत खराब होने लगती है और वो लड़खड़ाता हुआ खुद पर कंट्रोल खो देता है और सीधा विलियम के सेल के पास जाता है, जहां वो अपनी बंदूक निकालकर विलियम को शूट करके मार देता है और फिर वो खुद भी नीचे गिरकर तड़पने लगता है। अब ये देखकर पॉल समझ जाता है कि यह सब जॉन का काम है, इसीलिए पॉल जॉन के पास आकर उससे पूछता है कि यह सब तुमने क्यों किया। तब जॉन ने बताया कि यह दोनों बहुत बुरे आदमी थे, क्योंकि जब विलियम ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैंने विलियम के वहशीपन को महसूस कर लिया था। अब यहाँ जॉन पॉल से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ कि विलियम कैसा आदमी था। तब पॉल के बाकी साथी पॉल को जॉन का हाथ पकड़ने से मना करते हैं, लेकिन पॉल जॉन का हाथ पकड़ देता है और जॉन का हाथ पकड़ते ही पॉल को वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो चीजें जॉन ने देखी थी। यहाँ पॉल को पता चलता है कि जो 2 बच्चियों के मर्डर का इल्जाम जॉन के ऊपर लगाया गया था, उन 2 बच्चियों को असल में विलियम ने मारा था, इसलिए जॉन ने पर्सी के जरिए विलियम को मरवा दिया। ये देखकर पॉल रोने लगता है और पॉल समझ जाता है कि जॉन हर वक्त इसीलिए रोता है क्योंकि वो सभी लोगों का दर्द महसूस कर सकता है। यहाँ जॉन पॉल को बताता है कि यही सब पूरी दुनिया में चल रहा है और पॉल समझ पाता है कि जॉन ने अपने अंदर कितना दर्द छुपा रखा है। अगले दिन वार्डन जेल में आता है और उसे बताया जाता है कि विलियम हर रोज पर्सी को तंग करता था, इसलिए पर्सी ने विलियम को मार दिया। अब यहाँ पर्सी की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और ये वही मेंटल हॉस्पिटल होता है जहाँ पर्सी जेल से अपना ट्रांसफर लेकर यहाँ गार्ड की ड्यूटी करने आने वाला था। लेकिन अब पर्सी एक मरीज की तरह इस हॉस्पिटल में रहेगा। वहीं पॉल बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब जॉन की मौत की सजा का समय करीब आ रहा था और पॉल को पता था कि जॉन बेगुनाह है, इसलिए पॉल जॉन को मरने नहीं देना चाहता था और साथ ही पॉल पर जॉन के एहसान भी थे। इसलिए अगले दिन वो जॉन के पास जाता है और जॉन से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मौत की सजा से बचाकर चुपके से इस जेल से दूर भगा दूं, जहां तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था। उसने कहा कि मैं इस आजादी से थक चुका हूं। इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत देखकर मैं मन ही मन खाया जा रहा हूं। हर रोज इंसानों की तकलीफ मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही है और अब मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मौत की सजा देकर हमेशा के लिए मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो। यह सुनकर पॉल ने जॉन से कहा कि मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा कि जब मुझे पता था कि तुम बेगुनाह हो लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तब जॉन ने कहा कि तुम मुझे मौत की सजा नहीं दे रहे हो बल्कि मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पॉल का साथी जॉन से पूछता है कि तुम कुछ तो ऐसा मांगो जो हम तुम्हारे लिए कर सकें। तब काफी देर तक सोचने के बाद जॉन खाने के लिए ढेर सारा सामान मंगवाता है और कहता है कि आज तक मैंने मूवी नहीं देखी, जिसके बाद सभी गार्ड्स मिलकर जॉन को मूवी दिखाकर उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन जॉन को सजाए मौत मिलने वाली थी और यहाँ गार्ड्स जॉन को लेकर करंट वाली कुर्सी पर बिठा देते हैं, जहाँ सामने ही ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, जिसमें उन 2 बच्चियों के माँ बाप भी बैठे हुए थे और यहाँ उन 2 बच्चियों का बाप काफी गुस्से भरी नजरों से जॉन को देख रहा होता है और जॉन को उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब आखिर में पॉल जॉन से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। तब जॉन कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उन 2 बच्चियों को बचा नहीं पाया, जिसके बाद एक गार्ड जॉन के चेहरे पर काला कपड़ा डालने लगता है। तब यहाँ जॉन पॉल से कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मेरे चेहरे पर काला कपड़ा मत ढको और फिर पॉल ने उसकी बात मान ली। अब यहाँ आखिरी बार पॉल जॉन के साथ हाथ मिलाता है। इसके बाद जॉन के सिर के ऊपर गीला स्पंज रखकर लीवर खींच लिया जाता है और फिर इस तरह से एक बेगुनाह आदमी को मरता हुआ देखकर सभी गार्ड्स की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और पॉल भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और इस तरह से जॉन की मौत हो जाती है। अब यहाँ मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उसी मूवी को देख रहा है जो मूवी जॉन ने जेल के अंदर अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर देखी थी और यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि पॉल होता है
और पॉल इस मूवी को देखकर इमोशनल हो जाता है। दरअसल पॉल को जॉन की याद आ जाती है और पॉल अब 108 साल का हो चुका है और पॉल की वाइफ की डेथ हो चुकी है। अब पॉल एक ओल्ड एज होम में रहता है और यहाँ पॉल अपनी एक दोस्त को जॉन की पूरी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन पॉल की दोस्त को पॉल की कहानी झूठी लग रही थी। तब यहाँ पॉल अपनी दोस्त को एक पुराने लकड़ी के बने हुए घर में लेकर जाता है, जहाँ अंदर जाते ही पॉल मिस्टर जिंगल्स को आवाज देता है और फिर अचानक वह चूहा जिसे डेल ने मिस्टर जिंगल्स का नाम दिया था वह बाहर आता है, यानी कि वह चूहा अभी तक जिंदा है। दरअसल जब पर्सी ने इस चूहे को अपने पैर से कुचल दिया था तब जॉन ने अपनी शक्ति से इस चूहे को वापस जिंदा कर दिया था, लेकिन इस चूहे को वापस जिंदा करते हुए शायद जॉन की शक्तियों का थोड़ा सा हिस्सा इस चूहे को मिल गया, जिस वजह से अभी तक यह चूहा जिंदा है। साथ ही जब पॉल ने मरते हुए टाइम जॉन के साथ हाथ मिलाया था तब जॉन ने पॉल को भी अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दिया, जिस वजह से आज पॉल 108 साल का होने के बावजूद भी वो जिंदा है और अब पता नहीं कि पॉल अब कब मरेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।